नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी फैली हुई थी, और ये अफरा तफरी फैली नहीं थी, फैलाई गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तो स्वतः संज्ञान लिया, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मीडिया में या चर्चा में रहने का बड़ा शौक होता है और वो हर किसी मुद्दे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए, जबकि दूसरी तरफ मजदूरों के हितों के नाम पर लड़ने की बात करते हुए कपिल सिब्बल नाम का कांग्रेसी नेता भी शामिल हुआ। इंदिरा जयसिंह, जो कि वामपंथी लोगों की एक आवाज़ है, या फिर आप समझ सकते हैं कि उसको और भी कई नाम दिए जाते हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा। और इसी तरीके के तमाम वकील खड़े हो गए जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सवालात किए, और हर सवाल का जवाब केंद्र सरकार की तरफ से पहले से तय था, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसी का ब्यौरा केंद्र सरकार को देना था। लेकिन कई राज्य इस मामले में फंसते हुए नजर आए, और सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा जो फंसा वो था महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर ये कहा गया तुषार मेहता की तरफ से कि कुछ राज्यों ने या वहाँ के स्थानीय लोगों ने मजदूरों को इंस्टिगेट किया, यानी कि उकसाया कि वो पैदल ही अपने गांव चले जाएं। क्योंकि सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप ये बताइए कि जो मजदूर पैदल चल रहे हैं वो पैदल क्यों चल रहे हैं। तो तुषार मेहता ने कहा कि ये स्थानीय तौर पर उकसाने की वजह से हुआ, या फिर जो मजदूर डिप्रेशन यानी कि अवसाद से उन्हें दिक्कत हो रही थी, और या कुछ और कारण थे, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए वो पैदल चलने पड़े और चलने लगे। और इसको लेकर फिर महाराष्ट्र सरकार के वकील से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताइए आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं वो महाराष्ट्र में ही हो रही हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को हम इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो केसेस फैले और सबसे ज़्यादा मजदूरों का जो शोषण या दुर्गति हुई वो महाराष्ट्र में ही हुई है। इसी की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, और उस फैसले में अगर आप देखें तो इस तरीके का फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार करके भी दिखा चुकी है। जी हाँ, आपको मैं जो रिलेट कर रहा हूँ जिस न्यूज़ से वो ये है, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि कोई भी मजदूर या व्यक्ति पैदल चलता हुआ मिलेगा या साइकिल पे या ट्रकों के माध्यम से जाता हुआ मिलेगा तो पुलिस उसको रोकेगी, उसकी खाना पीना खिलाएगी और उसकी पैसे से भी मदद करके उसको बस के द्वारा उसके गाँव तक छुड़वाया जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सबसे बड़े बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत, जिन्हें कि शकुनी की उपाधि भी मिल चुकी है, संजय राउत ने इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ को हिटलर बता दिया था, और ये कहा था कि जिस तरीके से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अत्याचार किए थे वही अत्याचार अब योगी आदित्यनाथ प्रवासी मजदूरों के साथ कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर सभी सरकारों को ये निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलने देना चाहिए, उसको पहले आप लाइए, कैंप में रखिए और बाद में आप उसके लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था कीजिए। यानी कि वही सब कुछ है जो योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, लेकिन तब ये लोग उनको गलत बता रहे थे, हिटलर की उपमा दे रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है तो महाराष्ट्र को भी इस बात को मानना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम उनको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केवल दाल या चावल देने से क्या होगा, वो पकाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। आपको जब तक मजदूर कहीं पर रुके हुए हैं आप उसकी पहले सूचना दीजिए, उनको नोटिफाई कीजिए, और फिर उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर उनको भेजने की प्रक्रिया तक आपको उनको उसी जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, खाना पीना से लेकर जो बाकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आदमी के लिए। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा निर्देश था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से शिकायतें मिल रही थी कि मजदूरों को बॉर्डर पार भेजा जा रहा है पैदल, और फिर वो अगले स्टेशन पर आके जो गाड़ियां आ रही होती हैं वहाँ पर जो बीच में कई स्टेशन है, हमने आपको बताया था महाराष्ट्र में इगतपुरी और बासी जैसे जो स्टेशन जहाँ ट्रेन चेंज होती है या इंजन चेंज होता है वहाँ पर मजदूर पहुँच जाते हैं, और अगर किसी के डब्बे का गेट खुला हुआ मिल जाता है तो उसमें लोग घुस जाते हैं, जिससे जो रजिस्ट्रेशन करा के या अपनी टिकट बुक करा के लोग आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। और ये सब राज्य सरकार की सह पर या उकसाने पर हो रहा था। इसकी बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई।
सुप्रीम कोर्ट में ही आज कपिल सिब्बल से भी तमाम सवाल पूछे गए। जैसे ही कपिल सिब्बल बोलने के लिए खड़े हुए, तुषार मेहता ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने पूछा कि इस मुद्दे पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ क्यों आए हैं। तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि मैं मजदूर संगठन की तरफ से आया हूँ। तो इस पर तुषार मेहता ने पूछा कि आपने अब तक क्या किया है इन मजदूरों के लिए या उन पीड़ितों के लिए। तो इस पर तपाक से कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि मैंने 4 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी कि 4 करोड़ रुपए देने के नाम पर वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए या पूरे देश को सुनाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जो सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं वो अपर्याप्त हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब तुषार मेहता से सवाल किया, उन्होंने कहा कि अब तक 3700 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 91 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है, जिसमें से 80 लाख जो मजदूर हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। इसको लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए इंदिरा जयसिंह और सिब्बल की तरफ से, और ये कहा गया कि एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार देश में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से आपने अभी तक 1 करोड़ के लगभग लोगों को पहुंचाया है। क्योंकि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि बसों के माध्यम से भी 30 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। तो इस पर तुषार मेहता ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जितने सभी मजदूर हैं जिन्हें प्रवासी कहा जा सकता है वो सब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो इस पर कपिल सिब्बल ने फिर से कुतर्क किया और कपिल सिब्बल ने कहा कि तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते। यानी कि आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी महामारी है और उसके नाम पर, लड़ने के नाम पर स्यापा है, ये दिखाना ये चाहते हैं कि ये दयावश यहाँ आए हैं। लेकिन वहाँ भी जिस तरीके के कुतर्क किए गए इंदिरा जयसिंह की तरफ से या कपिल सिब्बल की तरफ से, उससे इनकी नीयत और इनकी जो सोच है वो पता चलती है। इन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो अब हमें भी मौका है सरकार की टांग खींचने का, बाल की खाल निकालने का। लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए थे उनको उन्होंने रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल किए जा रहे थे उन सवालों में भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ों में ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अगर ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी आपने इतना समय लिया है तो ये तो 1 हफ्ते या 10 दिन में हो जाना चाहिए था। इस पर तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि हम उस संक्रमण को भी रोकना चाहते हैं और जो गांव में अगर कहीं दूसरी जगह से आकर व्यक्ति रहेगा तो उसको भी ये पुष्टि होना जरूरी है कि उसको बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी और गांव में या दूर के इलाकों में उतने बढ़िया अस्पताल भी नहीं है और ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। इसको लेकर कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो अभी इन 4 करोड़ मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने में कम से कम 3 महीने और लग जाएंगे, जबकि ये जल्दी होना चाहिए। इसके लिए बहुत ट्रेनें चलानी चाहिए, आपके पास बहुत सारी ट्रेनें हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं ये कहने को सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। एक एक सुनवाई की जो इनकी फीस है वो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है कभी कभी। और ऐसा आदमी भी जब बचकाना हरकत करेगा, जब बचकाना बातें करेगा तो आप समझ लीजिए कि उसकी मंशा क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ कुतर्क करने आया है या फिर अपने आप को वो बहुत बड़ा विशेषज्ञ दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि कपिल सिब्बल की पार्टी के नेता भारत के सबसे अधेड़ युवा राहुल गांधी ने किया या उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने किया या फिर सोनिया गांधी ने किया। सोनिया ने भी आज एक बयान दिया था और उसने ये कहने की कोशिश की थी या आप समझ लीजिए डिक्टेट करने की कोशिश की थी, सरकार को निर्देश देने की कोशिश कर रही थी सोनिया गांधी। और उसने कहा कि आप मजदूरों को महीने के हिसाब से जरूरी भत्ता है, जो कि कांग्रेस चुनावों में भी कह चुकी है, 7,500 रुपये आप जरूर दीजिए। सोनिया ये भूल गई कि इस समय जो सरकार है वो उनके हाथों की कठपुतली की तरह चलने वाले मनमोहन सिंह की नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की है, जिसके साथ देश के ज़्यादातर लोगों का समर्थन है और वो वही करेंगे जो उचित होगा या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वो न राहुल गांधी का निर्देश मानेंगे, न सोनिया का, ना ही प्रियंका वाड्रा का। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उसमें भी सीधे तौर पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए
महाराष्ट्र की सरकार पर। और यहाँ पर एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार ट्रेनों को आने से रोक रही थी, जिसका जिक्र भी तुषार मेहता ने किया, और उन्होंने कहा कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो इस मामले में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पैकेज का ऐलान किया, तमाम सुविधाएं दी, तमाम पैसे रिलीज किए, रेलवे खाना दे रहा है, उसके बावजूद ये चीज़ें हैं जो राज्य सरकारों के माध्यम से पीड़ित लोगों तक या प्रवासी मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए थी, उनमें पहुंचने में देर हो रही है या कोताही बरती जा रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 निर्देश जारी कर दिए। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, इन सभी को ये बात माननी पड़ेगी जिसके लिए केंद्र सरकार इनको कह रही थी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि आप प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों की लिस्ट दीजिए, उन्हें बुलाइए। इसको लेकर भी ममता अड़ी हुई थी। या फिर महाराष्ट्र की तरफ से उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जो रेल मंत्री हैं उनका जवाब नहीं दे रहे थे, वो 2-2 बजे तक जगकर उनसे पूछ रहे थे ट्रेन की लिस्ट दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो आदेश दिए हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। बाकी चर्चा में भी हमने जिक्र किया। पहला आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके का किराया किसी मजदूर से नहीं लिया जाएगा, चाहे वो बस से जाता है या ट्रेन से जाता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब जिस भी स्टेट से यानी जिस भी राज्य से मजदूर चलेगा, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले उसको खाना पीना उपलब्ध कराए और पानी उपलब्ध कराए। उसके बाद ये जिम्मेदारी रेलवे की हो जाएगी और उसके बाद जिस गंतव्य स्टेशन तक पहुँचेगा उस राज्य की जिम्मेदारी बनेगी और उस राज्य की सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस स्टेशन से उसके गाँव तक उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन बात पहला जो पॉइंट है कि एक भी व्यक्ति से किराया नहीं लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट होगा यानी कि जो उद्गम राज्य होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया प्रकाशित की जाएगी, लोगों को सूचित किया जाएगा और जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे, जब तक उनकी ट्रेन नहीं आती है, तब तक उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी उसी राज्य को करनी होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इसको सभी राज्यों को इसमें एक तेज़ी लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको किसी भी तरीके से देर न हो, लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो। चूँकि तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि ये ट्रेनें तब तक चलती रहेंगी जब तक एक भी व्यक्ति अपने गांव जाने के लिए लाइन में लगा रहेगा। यानी कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो स्पष्ट कर चुकी है कि हम सभी को उनके जो निवास स्थान है, गृह स्थान है, उस तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन राज्य सरकारों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। पांचवा और अंतिम वही है जो हमने शुरू में कहा कि किसी भी व्यक्ति को पैदल चलते हुए अगर राज्य सरकार देखती है तो उसको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसको पहले ठहरने की जगह दी जाए, खाना पीना दिया जाए और बस या ट्रेन से जाने की उसकी व्यवस्था की जाए। तो निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सीधे तौर पर मुहर लगाई है केंद्र सरकार के उन प्रयासों के ऊपर। केंद्र सरकार ने जो काम किए या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए, उन्हीं को अब पूरे देश में लागू करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जय हिंद, जय भारत।